हाई कोर्ट वालों ने बोल दिया ईवीएम तो परम पिता परमात्मा की औलाद है, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। वीडियोग्राफी की निगरानी में जब ईवीएम फिर से रिकाउंट हुई तो हारा हुआ आदमी जीत गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस की पीठ के सामने ये हुआ। ना पता हो सकता कुत्तों को ना हैंडल कर पाते हैं, पर सवाल ये है कि क्या जज साहब को ये भी नहीं पता है कि एक खुशहाल डेमोक्रेसी में निष्पक्ष चुनाव क्या चीज होता है, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या चीज होता है, और क्या खुद अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने खुद कहा है अपनी टिप्पणी में कि ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर विपक्ष और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, इसका मतलब यह है कि फेयर इलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। और जब फेयर इलेक्शन नहीं है तो काहे की डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी नहीं तो काहे का कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप कैसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुए भाई। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एसआईआर को लेकर भी है कि जब एक जिंदा आदमी कोर्ट में पहुंच गया और उसने बोल दिया तो वो कह रहे हैं तो माइनर गलतियां हैं। एक आदमी ने बाकायदा पूछा कि जब आपको मेरा नाम जोड़ना होता है तो आप तो मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन जब आपने मेरा नाम हटा दिया तो मुझसे क्यों नहीं पूछा। और कोर्ट इस मामले में इतना निर्दयी है, वो एक वोट की कीमत नहीं समझ रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को फाइनल कर रहा है कि नागरिकता को फाइनल कर रहा है। आप क्या एनआरसी लागू कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए? कर रहे थे, कोर्ट ने कहा था कि अगर आप हमारे सामने 15 ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे जो आयोग के रिकॉर्ड में मृत हैं, डेड हैं, लेकिन हैं असल में जिंदा, अगर आप 15 ऐसे लोगों को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देंगे तो हम इसको मान लेंगे और पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको हम खारिज कर देंगे। प्रशासन ने बताया कि भाई साहब आप मर चुके हैं। आप समझिए त्रासदी देखिए कि मिंटू पासवान तब से जो है अपना कागज पत्थर लेकर के, अपना आधार कार्ड, अपना पासबुक जो भी है उसके पास, गरीब आदमी के पास, वो ड्राइवर है पैसे से, और पासवान नाम से आप समझ सकते हैं कि वो दलित है, तो समझिए कि उसके सामने क्या स्ट्रगल होगा। कि मैं कल उससे मिला मिंटू पासवान से, वो रोने लगा और उसने कहा कि सर मैं पिछले 5 दिन से 7 दिन से लगातार घूम रहा हूँ, मैंने अपना काम बंद कर दिया है, मैं ड्राइवर हूँ। और सोचिए कितनी बेशर्मी, कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का जो गायब किए गए लिस्ट से, उनका नाम पता छापने के लिए, पब्लिश करने के लिए हम बाध्य नहीं है, लीगली बाध्य नहीं है। अरे भरोसा भी तो कोई चीज होती है डेमोक्रेसी में। न कोई संसदीय समितियां काम करेंगी, न उप समितियां काम करेंगी, न योजना आयोग को जो नीति आयोग बना दे वहां से कोई प्रपोजल आएगा। हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे क्योंकि विपक्ष संख्या में कम है। असम में तो पूरा अभियान चल रहा है, गली गली में मुसलमानों को मार मार के घर से भगाया जा रहा है कि ये बांग्लादेश में है। कि जो अनट्रेसेबल लोग हैं, नॉट फाउंड, उनकी संख्या मरे हुए लोगों से भी ज्यादा है। आप अपने घर में हैं और आप नॉट फाउंड हैं, अनट्रेसेबल हैं आयोग के मुताबिक। जिनके नाम जुड़े हैं वो कौन लोग हैं, कितने लोगों के नाम जुड़े हैं, आयोग उनके नाम क्यों नहीं बता रहा। ये पूरी प्रक्रिया जो है सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में है, और मेरे ख्याल से इसको सुप्रीम कोर्ट को, इस पे जो है आयोग को फटकार लगानी चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया को रोक देना चाहिए और नए सिरे से या कम से कम जनवरी 25 का जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल एक भी बार नहीं उठाया कि आपने चुनाव के ऐन पहले ही एसआईआर क्यों किया। जस्टिस सूर्यकांत ये कहते पाए गए कि ये बहुत जरूरी चीज है। आप क्या चाहते हैं कि एसआईआर ना हो, आप क्या चाहते हैं कि मतदाता सूची स्थिर हो। अरे कोई नहीं चाहता मतदाता सूची स्थिर हो, सब बेवकूफ थोड़ा ना है। सवाल ये है कि क्या आपने टाइमली किया, लोगों को समय दिया या नहीं दिया। आप ये तो देखिए कि उस प्रदेश की पॉवर्टी रेट क्या है, वहां पर कितने लोग माइग्रेटेड हैं, कितना फ्लड आया, ये सारी चीजें उन्होंने कॉग्निजेंस में ली ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है। तो अमेरिका बोलेगा तुम्हारी औकात क्या है चीन के सामने, तुम्हारी जीडीपी में कोई औकात है, तुम्हारा इन्वेंशन में कुछ है, तुम्हारी इंडस्ट्री में कुछ है, तुम्हारे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई है नहीं हुई है, तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ है, प्रोडक्शन कुछ है, सब जीरो है। तुम क्या करोगे चीन के साथ सामने? आप पिछले 40 साल में देखिए पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश की सड़कों पर, ढाका में खासतौर पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे एक साथ लग रहे हैं। एयर चीफ मार्शल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पीआईबी ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें उन्होंने जितना बोला सब कुछ है, लेकिन उसमें केवल वो लाइन नहीं है कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान नष्ट कर दिए। वो लाइन नहीं है पीआईबी के प्रेस नोट। क्यों नहीं है? जो अमिताभ बच्चन तमाशा करते हैं ना, क्या बनते कौन बनेगा करोड़पति, के अंदर सूफिया कुरैशी और दूसरी बच्ची है सिंह, उनको बिठाया जा रहा है। क्यों बिठाया जा रहा है? आप हर चीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। हजारों वन अधिकार संबंधी दस्तावेज जो है वो गायब हो गए। अकेले बस्तर जिले में लगभग 2800 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स जो दस्तावेज हैं वो गायब कर दिए गए। राजनंद गांव में 50% ऐसे दस्तावेज गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि मास में वहां के आदिवासियों का जो फॉरेस्ट राइट है, जो उनका ट्रेडिशनल राइट है, जो उनका कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। घूस देंगे आप अधिकारी को, प्रशासन को, पुलिस को, उसके बाद भी नहीं होगा, उसके बाद भी मार खाएंगे। जब कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट बोलेगा कागज दिखाओ। आप कहां से कागज दिखाएंगे? कागज है ही नहीं आपके पास, आपको कागज छीन लिया गया है।
और अडानी महोदय जब से छत्तीसगढ़ में उनके पैर पड़े हैं पिछले 2-3 सालों में, तब से ये हरकतें वहां पे बहुत व्यापक पैमाने पर हो रही हैं। सलाम, नमस्कार। मैं हूं गुड़ाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और देश के जाने माने पत्रकार विश्वदीप। स्वागत है आप दोनों का। पंकज जी, बिहार SIR पे सुप्रीम कोर्ट की लगातार जुलाई से सुनवाई चल रही है। अभी ये जो कल भी सुनवाई हुई, इसमें बीच बीच में लगता था कि शायद जो है कोर्ट कोई एक्शन लेगा। वो पहले भी कह चुका था कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा तो वी विल स्टेप इन, लेकिन स्टेप इन तो नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि कमीशन अपनी गलती सुधारने को तैयार है। क्या लगता है कि इसमें अब कुछ भी होने की संभावना नहीं बची है? कोई नहीं, मैं तो बहुत निराश हूँ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट हर जगह निराश ही कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक हरकत, अब वो पता नहीं उसको कैसे देखते हैं। हरियाणा के एक सरपंच के चुनाव में ईवीएम के काउंटिंग में गड़बड़ी हुई। जब वो हाई कोर्ट वालों ने बोल दिया ईवीएम तो परमपिता परमात्मा की औलाद है, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑफिस में वीडियोग्राफी की निगरानी में जब ईवीएम फिर से रिकाउंट हुई तो हारा हुआ आदमी जीत गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस की पीठ के सामने ये हुआ, तो भी अभी आप बोलोगे तो बोलेंगे नहीं, ईवीएम में कुछ होता ही नहीं है। तो SIR को लेकर भी कि जब एक जिंदा आदमी कोर्ट में पहुंच गया और उसने बोल दिया, तो वो कह रहे हैं तो माइनर गलतियां हैं। अब ऐसे लोग लगातार सामने आ रहे हैं। एक आदमी ने बाकायदा पूछा कि जब आपको मेरा नाम जोड़ना होता है तो आप तो मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन जब आपने मेरा नाम हटा दिया तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? वाजिब बात है। और कोर्ट इस मामले में इतना निर्दयी है, वो एक वोट की कीमत नहीं समझ रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और जो आदमी जिसको मरा हुआ घोषित कर दिया, उन सबके वोट की कीमत एक ही है। वो कह रहे हैं इट इज एक्सेप्शनल, ये हो सकता है। देखिए, SIR निजी तौर पर मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक मतदाता के रूप में मैं चाहता हूं कि एक निरापद मतदाता सूची बने, पूरे देश में बने। जो भी आदमी भारतीय नागरिक नहीं, उसको मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त समय तो हो। जो बात कपिल सिब्बल ने बोली कि भाई आपने बोला कि हम 2 बार अपील का मौका देंगे, तो पहली बार अपील का मौका कहां दिया, कहां उसका नोटिफिकेशन हुआ? कोई नोटिफिकेशन ही नहीं किया उन्होंने। तो दूसरी अपील का जब आप मौका करोगे तो आप नवंबर में चुनाव कैसे करा लोगे? देखिए, SIR पे किसी को आपत्ति नहीं, आप बिल्कुल करो, बिल्कुल होना चाहिए। आई डू एग्री विथ इट। अच्छी मतदाता सूची बनना चाहिए। और मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां ऐसी होती हैं, आपको बताऊं कि अब जैसे मेरा नाम, मैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकता हूं, लेकिन मेरे इलाके में नगर निगम का चुनाव होता है तो उसने मेरा नाम उड़ा दिया है। तो ये जो अलग अलग मतदाता सूचियां हैं, ये भी एक हो, सभी के निर्णायक रूप से दस्तावेज हो। अब अभी जो मुझे SIR को लेकर दिक्कत है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूजन में है, कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को फाइनल कर रहा है कि नागरिकता को फाइनल कर रहा है। समझ रहे? हम नागरिकता को फाइनल कर रहे हैं तो यह काम चुनाव आयोग का नहीं है, और नागरिकता को यदि फाइनल कर रहे हैं तो आपको क्लियर लिस्ट बतानी पड़ेगी। आप क्या NRC लागू कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए? क्योंकि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, बिल्कुल MHA का काम। अब यदि आप कह रहे हैं कि हम आधार भी नहीं मानेंगे, हम मतदाता पहचान पत्र भी नहीं मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट कर रही है बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर आप बताइए ना, मेरे पास में, मैं इस देश का नागरिक हूं, उसका प्रमाण पत्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल से बनी हुई जो चिट आती है 2 मेंबरशिप की। यदि आप BJP के मेंबर हो तो आप बोल दो भाई सुप्रीम कोर्ट कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता की पर्ची आपके पास है, तो इसी को हम नागरिकता का प्रमाण पत्र मानेंगे। भाई आप राशन कार्ड नहीं मानोगे, आप आधार नहीं मानोगे, आप निराधार नहीं मानोगे, फिर क्या मानोगे? बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और है पंकज जी, आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बातचीत की थी, तो अब वो 9 अगस्त वाली सुनवाई नहीं हुई थी, और उसमें ये भी था कि 9 अगस्त की सुनवाई जब होगी तब ये क्या करेंगे। इन्होंने काउंटर एफिडेविट जमा किया
और सोचिए कितनी बेशर्मी, कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का जो गायब किए गए लिस्ट से, उनका नाम पता छापने के लिए, पब्लिश करने के लिए हम बाध्य नहीं है, लीगली बाध्य नहीं है। अरे भरोसा भी तो कोई हम चीज बात होती है नहीं, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में भरोसा भी तो कोई वो चीज तो होती किसी है। चीज का नहीं। भाई आप बताइए ना कि यदि हम तीन लोग जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, हम तीनों लोग इस विमर्श के स्टेक होल्डर हैं। यदि हम तीनों में एक सहमति के साथ में या सामंजस्य के साथ में बातचीत नहीं होगी तो शो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल, खासतौर पर बड़े राजनीतिक दल स्टेक होल्डर है, उसके सहभागी है। वो कोई चोर पुलिस का खेल नहीं है कि चुनाव आयोग पुलिस है और बाकी सब चोर हैं, वो सबको डंडा दिखा के किसी को भी अंदर कर देगा। लोकतंत्र बिल्कुल। सहमति से चलता है क्या कि मोदी और योगी दोनों ने लोकतंत्र हम्म। को हेड काउंटिंग बना दिया है कि आपके जितने सिर हैं तो इसका मतलब है आप कोई भी कुकर्म करने के लिए मुक्त हैं। न कोई संसदीय समितियां काम करेंगी, न उप समितियां काम करेंगी, न योजना आयोग को जो नीति आयोग बना दे वहां से कोई प्रपोजल आएगा। हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे क्योंकि विपक्ष संख्या में कम है। लोकतंत्र सहमति का नाम होता है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है वो निर्वाचन है। निर्वाचन से यदि उसके स्टेक होल्डर सहमत नहीं है, हम्म। अब आप बताइए, एक उदाहरण है, बंगाल में घुसपैठिए हैं, बिहार में घुसपैठिए हैं, झारखंड में भी घुसपैठिए थे। हम्म। ये बीजेपी कह रही थी और जाहिर है कि उसका शक चुनाव आयोग पे ही है कि घुसपैठिए मतदाता बन गए। लेकिन यदि यही घुसपैठिए या गैर कानूनी मतदाता उत्तर प्रदेश या कर्नाटक की बात आएगी तो आप बोलो कि आप विधायी संस्थाओं के जो संस्था है उनके खिलाफत कर रहे हैं। भाई जब आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आपने भी तो यही किया। पूरा झारखंड का इलेक्शन आपने लड़ा कि मतदाता सूचियां गलत है, उसमें घुसपैठियों का बना दिया गया है। बंगाल का पूरा आप कैंपेन ही इस बात पे करते हैं कि वहां पर बांग्लादेशियों को बना लिया गया है। असम में तो पूरा अभियान चल रहा है, गली गली में मुसलमानों को मार मार के घर से भगाया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है। और फिर आपका सांप्रदायिक चेहरा असम का देख लीजिए। असम में हम्म। इन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों के अलावा जो कोई लोगों के नाम भी डी सूची में थे, सस्पेक्टेड सूची में थे, अवैध आव्रजन में, उन सबको छूट दे दिए। बोले कि ये तो जो भी नया नागरिकता कानून आया है इससे उनको नागरिकता मिल जाएगी, इसलिए अब हम इनके नाम हटा दे रहे। इसको लेकर असम में आंदोलन हो रहा है। असम का जो छात्र आंदोलन था क्या था? असम का छात्र आंदोलन भी तो यही था ना कि कोई भी जात धर्म का हो, यदि वो अवैध अप्रवासित उसको बाहर निकालो। लेकिन वो कह रहे केवल मुसलमान को हम निकालेंगे। तो आपकी जो नीयत है मतदाता सूची को निरापद तैयार करने की, उसके अंदर बेईमानी है, बदनीयती है। बेईमानी, बिल्कुल सही कहा आपने, बदनीयती और बेईमानी है। लेकिन विश्व दीपक, आप मुझे एक बात बताइए कि जब सरकार की बदनीयती सामने आए और बेईमानी सामने आए तब तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की बदनीयती सामने आ रही है। एक तरफ पूरा विपक्ष बिल्कुल अलग बात कर रहा है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उससे उलट बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो एसआईआर एक्सरसाइज है ये वोटर फ्रेंडली है, जबकि वोटर फ्रेंडली नहीं है, ये सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये एक्सक्लूजनरी नहीं है, जबकि सभी जानते हैं कि एक्सक्लूजनरी, और ये साबित हो गया जब आप 65 लाख लोगों के नाम हटा देते हैं। आपने कुछ भी किया हो, आप बता रहे हैं मर गए आप, लेकिन आपने साबित नहीं किया कि वो मरे हुए लोग हैं और तमाम लोग जिंदा होके आ भी रहे हैं। तो ये बिल्कुल उल्टी बात क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वे, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके लाइन ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से अगस्त के फर्स्ट वीक में जब जो सुनवाई हुई थी, उसमें कहा था कि कपिल सिब्बल थे एडवोकेट, तो वो आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप हमारे सामने 15 ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे जो आयोग के रिकॉर्ड में मृत हैं, डेड हैं, लेकिन हैं असल में जिंदा, अगर आप 15 ऐसे लोगों तो को हम हमारे इसको सामने ला मान करके लेंगे। खड़ा कर देंगे तो हम इसको मान लेंगे और पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको हम खारिज कर देंगे, ये कोर्ट ने कहा था। और कल जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें योगेंद्र यादव ने आर्ग्यू किया है, उसमें मैं आपको बताऊं कि बिहार से कम 18 लोग आए थे। 18 18 ऐसे लोग आए थे
जो चुनाव आयोग की फाइलों में, चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक जो कि मर चुके हैं लेकिन हैं असल में जिंदा। और इंडिया ब्लॉक पार्टीज, उसमें से आरजेडी, सीपीआईएमएल और सिविल सोसाइटी के लोग उन लोगों को लेकर के आए थे सुप्रीम कोर्ट तक, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट को दिखा सके कि देखिए जनाब, देखिए साहब मिलॉर्ड, ये आयोग के दस्तावेजों में आयोग के मुताबिक ये मर चुके हैं लेकिन ये अच्छे खासे जिंदा हैं और चल करके बिहार से यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं ताकि ये बता सके कि हम जिंदा हैं जनाब, हमें मारिए मत, और हमारा नाम आपने वोटर लिस्ट से क्यों काटा। मैं ऐसे ही एक आदमी से मिला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। योगेंद्र यादव जब आर्ग्यू कर रहे थे तो 2 लोगों को अंदर जाने दिया गया था, उसमें एक महिला थी और एक आदमी था, उसका नाम था मिंटू पासवान। आर जिले का रहने वाला है वो मिंटू पासवान। मिंटू पासवान का नाम अचानक वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट रोल बना है उसमें से कट गया। तो मिंटू पासवान ने पता किया कि उसका नाम क्यों कटा हुआ है, तो उसको जिला प्रशासन ने बताया कि भाई साहब आप मर चुके हैं। आप समझिए त्रासदी, देखिए कि मिंटू पासवान तब से जो है अपना कागज पत्थर लेकर के, अपना आधार कार्ड, अपना पासबुक जो भी है उसके पास, गरीब आदमी के पास, वो ड्राइवर है पेशे से और पासवान नाम से आप समझ सकते हैं कि वो दलित है। तो समझिए कि उसके सामने क्या स्ट्रगल होगा कि एक जिंदा आदमी वो बीएलओ से लेकर के और जिला प्रशासन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भाग करके यह साबित कर रहा है कि नहीं सर मैं जिंदा नहीं, मैं मतलब मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। ये त्रासदी है सुप्रीम कोर्ट की और ये त्रासदी है हमारी, और ये बिल्कुल त्रासदी है ये एसआईआर, इस पूरी प्रक्रिया की, जिसको कि सत्ता पक्ष और बाकी लोग जो है इसको देखने से आंख मूंद रहे हैं। मैं कल उससे मिला मिंटू पासवान से, वो रोने लगा और उसने कहा कि सर मैं पिछले 5 दिन से 7 दिन से लगातार घूम रहा हूं, मैंने अपना काम बंद कर दिया है, मैं ड्राइवर हूं, पर डे हमारी जो 1500 की कमाई होती है उसी से हमारा 8 लोगों का परिवार चलता है। अब ये मेरा काम बंद है, ये मेरा पैसा कौन देगा। इन्होंने आज मुझे वोटर लिस्ट से बाहर किया है। कल मुझे ये जो 5 किलो अनाज मिलता है, बाकी जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा दी जाती हैं सुविधाएं, अगर ये मुझको उससे बाहर कर देंगे तो मैं क्या करूंगा, ये उसका कहना था। बिल्कुल सही बात और है विश्वदीप जी जी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो थिंकिंग है इस पूरे मसले को लेकर के, जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है, उसी में प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट इसको जो है इंटेंशन के लेवल पे देख ही नहीं रहा है, वो इसको सिंपल एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज के तौर पे देख रहा है, जो कि गलत है और वो इस चीज को आज नहीं कल उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल गांधी के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट को तो स्वीकार करना ही चाहिए। अब मिंटू पासवान कोर्ट के अंदर खड़ा है, वो कह रहा है कि सर मैं जिंदा हूं और मुझे कागज में आयोग ने मार दिया। अब बताइए क्या ये काफी नहीं है? और कल ऐसे 18 से 20 लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। पंकज जी वही बात तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के एक वोट की अहमियत नहीं है, जबकि एक वोट कितना अहम होता है, ये हमारा जो है डेमोक्रेसी का वेरी फाउंडेशन है, और सुप्रीम कोर्ट को उसी की अहमियत नहीं है। जो बात मुझे नहीं समझ में आ रही विश्व दीपक, वो ये कि आप सोचिए कि जब याची जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि आप हमें उन 65 लाख लोगों के नाम बताइए, तो वो ईसीआई को काउंटर एफिडेविट भरने देते हैं, जिसके तहत वो ये कह देते हैं कि हम लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है और ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, हम ये रोल पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कपिल सिब्बल से ये भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई जेन्युइनली जो है एग्रीव्ड पीपल हैं तो आप उनको ले आइए, उनके नाम लाके दे दीजिए, हम एक्शन ले लेंगे। मतलब आप सोचिए कि एक कॉमन मैन 65 लाख लोगों के नाम कहां से लाएगा, और आप एक संस्था को इस बात के लिए अलाउ कर देते हैं कि वो नाम छापे या ना छापे। मतलब एक पूरा इंस्टीट्यूशन उन नामों को नहीं ला सकता, लेकिन एक कॉमन आदमी ले आएगा। सबसे हैरत अंगेज करने वाली बात इस पूरी प्रक्रिया में ये है कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि बिहार में जो भी नाम आ रहे हैं या कमीशन जो भी नाम बता रहा है, वो कह रहा है कि हमने इतने नाम डिलीट किए। हाँ, डिलीशन हुआ, एडिशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। इतने नाम हटाए गए। हाँ, अच्छा, जो मुझे कल मिंटू पासवान ने बताया, उसके साथ आए लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे लोगों को पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो मरे हुए नाम पे जो बवाल मचा हुआ है, लेकिन असली बात जो वहां पे है, उसने मुझे लिस्ट दिखाई और वो ये है, मेरे पास लिस्ट है, कहिएगा तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उसमें है कि जो अनट्रेसेबल लोग हैं, नॉट फाउंड, उनकी संख्या मरे हुए लोगों से भी ज्यादा है। आप अपने घर में हैं और आप नॉट फाउंड हैं, अनट्रेसेबल हैं आयोग के मुताबिक, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, मरे हुए लोगों से भी ज्यादा है। और उसने ये भी कहा कि आप देखिए कि ज्यादातर लोगों के नाम डिलीट हो गए, जो हमारा नाम हट गया तो मैं परेशान हूं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक राज्य में लोगों के सबके नाम हटे हों? कुछ नाम तो नाम जुड़े भी होंगे ना। जिनके नाम जुड़े हुए कौन लोग हैं, कितने लोगों के नाम जुड़े हैं, आयोग उनके नाम क्यों नहीं बता रहा?
ये पूरी प्रक्रिया जो है सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में है। और मेरे ख्याल से इसको 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 रोकना चाहिए, खत्म, इसको आयोग को, इस पे सुप्रीम कोर्ट को इस पे जो है आयोग को फटकार लगानी चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया को रोक देना चाहिए और नए सिरे से या कम से कम जनवरी 25 का जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। या तो फिर चुनाव को भी आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर चुनाव 2-4 महीने और आगे खिसक जाएगा तो। पंकज जी, इस पे थोड़ा देर और बात करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें की, लेकिन आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल एक भी बार नहीं उठाया कि आपने चुनाव के ऐन पहले ही एसआईआर क्यों किया। जस्टिस सूर्यकांत ये कहते पाए गए कि ये बहुत जरूरी चीज है, आप क्या चाहते हैं कि एसआईआर ना हो, आप क्या चाहते हैं कि मतदाता सूची स्थिर हो। अरे कोई नहीं चाहता मतदाता सूची स्थिर हो, सब बेवकूफ थोड़ा ना है। सवाल ये है कि क्या आपने टाइमली किया, लोगों को समय दिया या नहीं दिया। आप ये तो देखिए कि उस प्रदेश की पॉवर्टी रेट क्या है, वहां पर कितने लोग माइग्रेटेड हैं, कितना फ्लड आया, ये सारी चीजें उन्होंने कॉग्निजेंस में ली ही नहीं है। पंकज जी, बड़ी अजीब बात है। एक्चुअल क्या, देखिए आप ये जानते चलिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज है वो लॉ का एक्सपर्ट तो है, लेकिन वो अरावली पहाड़ का, बेसहारा कुत्तों का, चुनाव लड़ाने का, नाली साफ करने का, हम सब की एक्सपर्टाइज उस पर डाल चुके हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे जितने रास्ते हैं जहां पे हम शिकायत करते थे, वहां पर जहां पर मशवरा करते थे, जहां पर हमारा शंका का समाधान होता था, वो सब आरएसएस के अड्डे बन चुके। तो हम दौड़ दौड़ के कोर्ट में जा रहे हैं। अब कोर्ट के जज साहब जो हैं, अब किसी से छुपा नहीं कि कोर्ट के जज साहब इन्फ्लुएंस्ड हैं। प्रशांत भूषण का भाषण बार बार मैं याद करता हूँ, जिसमें बताते हैं कि हर जज की फाइल बनी रखी है, उसी से वो दबा रहता है। वो जब वो कहता है सर एक फैसला थोड़ा ईमानदारी का दे लेने दो, तो कोई एक निष्पक्ष फैसला आ जाता है, नहीं तो फिर लोया लोया याद करते लोग, है ना। भाई आप सोचो ना कि हम किस जगह बैठे हैं। रंजन गोगोई राज्यसभा चले जाते हैं, एक आदमी हाईकोर्ट में जो बैठा है वो 2 दिन कोलकाता हाईकोर्ट में बैठता है, तीसरे दिन बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ लेता है। जो व्यक्ति अमित शाह को बाइज्जत बरी करता है वो गवर्नर बन जाता है। अरे भाई, बीजेपी की प्रवक्ता महाराष्ट्र, बीजेपी हाईकोर्ट का बना दिया उनको, ब्लेटेंट और नेकेड डिस्प्ले क्या हो सकता है। तो हम हाईकोर्ट में क्या कर जज बन सकते जाती हैं, है वो, है ना। जिन जस्टिस साहब की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सब उनने सबके फोटो देखे हैं, हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ में गलवैया करते हैं। उनको बड़ी उम्मीद है कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये जो संस्थाओं ये तो का समाप्त होना, संस्थाओं का कमजोर होना, संस्थाओं का टीथलेस होना जो है, उसने कोर्ट्स को हाईली एक्टिविज्म का जगह बना लिया। भाई आप बताइए ना, जो जज आया है वो एलएलएम होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट होगा, टैक्सेशन का होगा, लॉ का होगा, सीआरपीसी का होगा, आईपीसी का होगा, लेकिन दिल्ली की नाली कैसे साफ हो, दिल्ली के कुत्ते कैसे पकड़े जाए, उसका एक्सपर्ट कैसे हो जाए। समझे ना। हम लोग भी तो जो है कि जो चीज सड़क पे ही होना चाहिए, बोले ऐसी कैसी अब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हम नहीं लड़ने देंगे। हम हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को पंचपाल बना लेते हैं और उससे फिर जूता खा के राजनीतिक दल वापिस आ जाते हैं। जिस तरीके ऑप्शन से नहीं है ना उस जज पंकज जी ने कोई। राहुल गांधी पर जी। टिप्पणी की थी कि आप देशभक्त हैं, उस जज का तो इस्तीफा होना चाहिए था। वो पता नहीं क्यों कांग्रेस ने वो ऐसे ऐसे मसलों को भी वो लीगल लड़ाई के अंतिम मुकाम तक नहीं ले जाते हैं। इट इज नन ऑफ बिजनेस ऑफ एनी जज टू डिसाइड कि आप कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और आपको कौन प्रमाण पत्र देगा कि आप देशभक्त हो कि नहीं हो। यदि चीन के कब्जे की बात करना देशभक्ति के विरोध में है, तो चीन की युद्ध में जब भारत की पराजय हुई थी, उस पार्लियामेंट में 3 दिन चर्चा हुई थी। पंडित नेहरू सिर झुका के बैठे रहे थे और पूरे विपक्ष ने उनको लतड़ा था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये देशद्रोह है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एक अलग चीज है, पार्लियामेंट्रियन वैल्यूज एक अलग चीज है। हम पार्लियामेंट्रियन वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की जो अथॉरिटी उससे तय करवा रहे हैं। आप सोचिए, एक एक बड़ा संकट है। आप एक घटना की ओर मत देखिए। आप सोचिए कि बिल्कुल क्या सही। मैं एक जर्नलिस्ट हूं,
मैं हर चीज का एक्सपर्ट हो सकता हूँ क्या? मेरा अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट द बिल्कुल। अथॉरिटी टू डिसाइड एवरीथिंग। जज साहब ने कोर्ट में गए, बोला सब कुत्तों को बंद कर दो। अकेले गाजियाबाद जिले में 1 साल के लिए 1500 करोड़ रुपए चाहिए। दिल्ली का तो हिसाब भी अलग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिसकी जिम्मेवारी उसमें तय नहीं कर रहे ना। भाई नगर निगम में किसी भी पार्षद ने आज तक ये हल्ला नहीं किया कि भाई नगर निगम जो है, जो बेसहारा कुत्ते हैं, उनकी बर्थ कंट्रोल के लिए क्यों काम नहीं कर, क्यों असफल रही? मेरे मोहल्ले में आज 10 कुत्ते थे, परसों 25 क्यों हो गए? यदि वहां पे बर्थ कंट्रोल ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुआ होता तो। भाई एक हम्म। साधारण चीज है, मैं फिर से मसले को आपको लगेगा मुड़ा हुआ। कोई सामान्य बुद्धि वाला आदमी जानेगा कि एक मोहल्ला है, 50 घर है, वहां से 5 रोटी निकलती है, 5 कुत्ते हैं, लेकिन बर्थ कंट्रोल ना होने के कारण 25 हो गए। फूड उतना ही है, एरिया उतना ही है, और फिर उसके ऊपर से रोशनी है, लगातार गाड़ियों का आना जाना है, तेज हम्म। आवाज है, कोई गर्म पानी डाल रहा है, कोई डंडे से भगा रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उनको एक उनका एग्रेसिव होना के क्या कारण है? हमने कभी एक स्टडी नहीं किया, आप बताइए। नहीं, एमसीडी दिल्ली ने कोई स्टडी की? इसी प्रकार से हमारे जज साहब ने मतदाता सूची कैसे बनती है उसके लिए जो बेसिक प्रश्न है, एसआईआर इज गुड, लेकिन क्या इतने कम समय में हो सकती है? फिर आप बोल बोल के दोगले हो जाते हो। अभी आपको बताऊं, 6 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने अपने डिसीजन में लिखा कि ये धरती पर कुत्ते और इंसान दोनों को रहने का हक है और इसमें सामंजस्य के रूप में निर्णय निकालना चाहिए। लेकिन सुप्रीम हम्म। कोर्ट के अंकल जी आते हैं, उनसे सबको बंद कर दो। 15 दिन पहले जज साहब कहते कि आप 15 लोग ले आओगे ऐसे तो मैं पूरी ये प्रक्रिया को भर दूंगा, और जब हम 15 नहीं 25 ले आते हैं तो बोलते नहीं, ये तो गलती है, छोटी मोटी है, सुधर जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन विश्व दीपक आप ये सोचिए कि ये बात तो सही है कि जज साहब को जो नाली साफ करना हो सकता है कुत्तों को ना हैंडल कर पाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या जज साहब को यह भी नहीं पता है कि एक खुशहाल डेमोक्रेसी में निष्पक्ष चुनाव क्या चीज होता है, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या चीज होता है, और क्या खुद अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं? उन्होंने खुद कहा है अपनी टिप्पणी में कि ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर विपक्ष और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, इसका मतलब यह है कि फेयर इलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। और जब फेयर इलेक्शन नहीं है तो काहे की डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी नहीं तो काहे का कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप कैसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुए भाई? सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल पूरा सिस्टम ही सिस्टमेटिक डाउनफॉल है, इसको कह सकते हैं आप। मतलब मेरे निगाह में तो ये कोई इकलौता इकलौता और एक तरफा मामला नहीं है। राजनीति, मीडिया, जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर जगह ही आपको डाउनफॉल, गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं तो इसको एक सामूहिक पतन के रूप में देखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान मतलब एक समाज के रूप में, देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में एक पतनशील समाज है। इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेसिविज्म के कोई भी ऐसे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं हमें, जिससे कि थोड़ी सी उम्मीद बंधे। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जज साहब को अपनी सीमाएं पहचानना चाहिए। यदि वो मतदाता सूची बनने की प्रक्रिया से नहीं जानते हैं, तो 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों को, पूर्व चुनाव आयुक्तों को, या हाँ राजनीतिक दल के पुराने लोगों को जो 5 या 7 बिल्कुल। बार से सांसद हैं या पूर्व हैं, उनसे विमर्श कर लें, उनकी कमेटी बना लें, टाइम बिंग करके उनको कर दें। भाई बहुत सारे लोगों को अदालत कई मामलों में अपॉइंट कर रही है ना, एमिकस क्यूरी हाँ, बना उनसे लेते ओपिनियन ले हैं। लें, बिल्कुल। एमएकएस क्यूरी करती है ना। तो भाई हाँ बिल्कुल। लेकिन चूंकि आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि आपको आगे राज्यसभा की सीट, मुख्य चुनाव, यानी कहीं पे मानवाधिकार की सीट, कहीं राजदूत, कहीं पर राज्यपाल की कुर्सी दिख रही है, इसलिए आप ही ज्ञानवान बनना चाहते हैं। मैंने ठीक 30 बात। साल संपादक की नौकरी की है, हर विषय मुझे हम्म। नहीं आता था। हम बिल्कुल। अधिकांश विषयों पर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को उस विषय के विशेषज्ञ के लिए राय के लिए भेज देते थे और उसी की राय का पालन करते थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है भाई। एक एडिटर हूं ये तो मैं इसका मतलब नहीं कि सब विषय जानता हूं, बिल्कुल सही है बात। ना। तो ऐसे ये ही है। जज साहब को भी अपनी लिमिट जानना चाहिए, लेकिन जज साहब को केवल अपनी एक लिमिट पता है कि माई लिमिट इज द स्काई।
मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ, राजदूत बन सकता हूँ, राज्यसभा सदस्य बन सकता हूँ। ठीक बात है। विश्व दीपक, मुझे एक चीज आप बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव है, ये बहुत चर्चा में है। हम में से तमाम लोग ये जो जानते बकवास भी है, नहीं होंगे कि असल में ये इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बकवास क्या है। ही है, और इसमें राजीव प्रताप उस पर रूडी जीत चर्चा गया भी है। नहीं करना चाहिए। जन सरोकार के मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। हमारे यहाँ सड़कों पे साला स्कूल में मास्टर नहीं है यूपी में, वो 2047 का एजेंडा बना रहे। कल मैंने आंकड़े निकाले थे कि अकेले हम्म। उत्तर प्रदेश में 2460 माध्यमिक विद्यालयों में 11,000 और 4,512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,000 शिक्षक हैं ही नहीं। वहां पे सिपाही लेवल पे 28.3 और एएसआई तो डीजीपी लेवल में 41.7 लोगों की जगह खाली है। और उस पोजीशन में जब आपका जो ये जो जो सकल घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, हर साल 2.73% बढ़ रहा है, 91,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। हम इसको हम आम आदमी को आप बताइए ना कि हम 2047 में घाटे के साथ में देश को कहाँ ले जाएंगे? आपको लगता है कि घाटों के साथ में सरकारें सतत चल पाएंगी आने वाले 10 साल भी? हम इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे कि यदि ट्रम्प अंकल का जो 50% हुआ तो किस प्रकार से सूरत का हीरा उद्योग खत्म हो जाएगा? सूरत का हीरा उद्योग, लुधियाना का होजरी उद्योग, कानपुर का चमड़ा खत्म। उद्योग, बिल्कुल। और विशाखापट्टनम का साउथ का जो मछली उद्योग, ये तमाम चीजें प्रभावित होंगी। ऐसा नहीं है। और ट्रम्प अंकल का जो भाव भंगिमा लग रही है वो लगाएंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब वो नहीं, वो तो मानने वाले नहीं ठोकेगा है ही। अभी वो। बिल्कुल। नहीं तो दबाव डालने के लिए ये जो है चीनी प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, भारत के विदेश मंत्री रशिया जा रहे हैं, तो तमाम किस्म की, मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हाथ पैर तो मार ही रहे हैं कि हम भी दबाव डालेंगे, जो आपके विरोधी हैं उनके पास जाके मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे, अपने टाइज ठीक करेंगे, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को कुछ कुछ देखिए, हल्का फुल्का ये करेंगे। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये जो पोस्चरिंग है वो ठीक है। ठीक है, अपने भक्तों को दिखाने के लिए, अपने अनुयायियों को समझाने के लिए ठीक है कि हम भी दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन जब आप जिसको कहते हैं ना कि नेगोशिएशन टेबल, जब आप उस पर बैठते हैं, जहां पे हम्म। आप रियल टर्म में जब आप नेगोशिएट करते हैं, टेबल की इस पर उस पर जब आप बैठते हैं, तो फिर वहां बैठ करके भारत के पास क्या है नेगोशिएट करने के लिए? आप बताइए मुझे, क्या कहेगा भारत अमेरिका क्या है? को? भारत के पास क्या है? क्या कुछ नहीं है। बात वहां पे आती है, जो जो प्रॉब्लम है भारत की वो यही है, और इसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, या कोई इसको डायरेक्टली हेड ऑन करके इसको बोलना नहीं चाहते हैं। बात यह है कि जब वार्ता की टेबल पे आप बैठेंगे, नेगोशिएशन टेबल पे, तो आपके पास क्या है नेगोशिएट करने के लिए? अमेरिका को आप क्या दे रहे हैं? अमेरिका से आप क्या कहेंगे कि हम प्रेशर? जी चीन को मामले में आपके साथ देंगे और आपको हम चीन को काउंटर करेंगे, तो अमेरिका बोलेगा तुम्हारी औकात क्या है चीन के सामने? तुम्हारी जीडीपी में कोई सही औकात है? नहीं। तुम्हारा इन्वेंशन में कुछ है? तुम्हारी इंडस्ट्री में कुछ है? तुम्हारे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई है, नहीं हुई है? तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ है, प्रोडक्शन कुछ है, सब जीरो है। तुम क्या करोगे चीन के साथ सामने गलवान तुम? पे हम्म? गलवान पे क्या कर लिया? अगर भारत कहता है कि नहीं जी, आपका इस साउथ एशिया में हम जो है आपके इंटरेस्ट को जो है सर्व करेंगे, या कम से कम आपके साथ शेष अलायंस लगे। बनेंगे, अच्छे मजबूत बनेंगे, तो बोलेगा तुम्हारी हम्म। जरूरत क्या? पाकिस्तान तो हमारा ऑलरेडी बांग्लादेश हो क्लाइंट गया। स्टेट है। क्लाइंट स्टेट है। इसको मैं बांग्लादेश हमारा एक क्लाइंट स्टेट बन चुका है। फिलीपींस है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी जरूरत क्या है? तो भारत की जरूरत क्या है भाई? भारत के पास है भारत क्या एक ऑफर करने के लिए दुनिया को? आज डेमोक्रेटिक का चेहरा भारत है दुनिया आप को भारत। क्या देखिए, ऑफर कर सकता है? कुछ नहीं, जीरो। आप इसीलिए जो आप है चौतरफा आप पिटाई पिछले हो रही है और 40 होगी। आप पिछले 40 साल में देखिए, पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश की सड़कों पर, ढाका में खासतौर पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे एक साथ लग रहे हैं। आज के दिन पाकिस्तान की आजादी के जश्न को लेकर। ये हमारी डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस से फेल है। अब आपको एक चीज और बताऊं, जैसे हम्म। मेरी पूरी संभावना है कि सितंबर महीने के अंत तक मोदी जी खुद अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर हाउडी मोदी टाइप का कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक तक मिलता है। दूसरा चीज है कि अमेरिका को और हम लोगों ने नाराज कर लिया। आपने अपने एयरफोर्स के हेड से बोल दिया कि हमने पाकिस्तान का विमान गिरा दिया, उसमें अमेरिका का F-16 भी था। जब हम्म। देखिए, उदाहरण देखिए,
भारत की सेना है, भारत की वायुसेना बहुत सशक्त है, उसके लिए पाकिस्तान एक मक्खी बराबर है, उसको पीट सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 6 विमान गिराना हमारे लिए बहुत सामान्य चीज, निश्चित गिराए होंगे। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, 3 महीने बाद जब ऑपरेशन सिंदूर पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई, तो आपने पार्लियामेंट में उस पर क्यों नहीं बोला ये बात? भाई सदन, संसद सर्वोपरि है ना। फिर अब आप देखिए, आपको एक एक चीज और बताता हूं। एयर चीफ मार्शल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पीआईबी ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें उन्होंने जितना बोला सब कुछ है, लेकिन उसमें केवल वो लाइन नहीं है कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान नष्ट कर दिए। वो लाइन नहीं है पीआईबी के प्रेस नोट। क्यों नहीं है? हमने और पार्लियामेंट में उसमें भी भी नहीं एक बोला। लैंग्वेज का, भाषा का बड़ा खेल किया उसने, और जो आईएफ चीफ ने, उसने भी कहा, अच्छा। उसने किल किल वर्ड यूज किया है, किल, वी किल किल। किल किल उसने किल। शूट डाउन नहीं कहा है। हाँ, उसने किल कहा है, तो किल तो भाई आप कैसे भी कर सकते हैं। कोई खड़ा विमान भी है, उसको भी हम मार के एक बम मार देंगे, वो टूट फूट जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने किल हम्म। वर्ड यूज किया है, शूट डाउन नहीं किया है। शूट डाउन मतलब जब आप हवा में लड़ते हैं, लड़ाई के दौरान जो गिराते हैं, दैट इज अ डिफरेंट तब। थिंग। उन्होंने हम्म। किल वर्ड यूज तो किया। किल तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दूर से भी कर सकते हैं, मिसाइल मार के भी कर सकते हैं। ये सब नहीं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लेकिन देखिए, इसमें एक जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है आर्म कि फोर्सेज हम है। एक एक तरफ कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की सेना से युद्ध ही नहीं किया, हम तो केवल आतंकवादी अड्डों पर हमला कर रहे थे। और दूसरी आप तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने उनके हवाई अड्डों पे बम भी गिराए। अभी आप देखिए, राजनीति, सेना के राजनीतिकरण की यही गति नहीं रुक रही है। कल आप देखिएगा, जो अमिताभ बच्चन तमाशा करते हैं ना, क्या बनते, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जा रहे हैं वो लोग। उसके अंदर सोफिया कुरैशी और वो जो दूसरी बच्ची है सिंह, हम्म। उनको बिठाया जा रहा है। क्यों बिठाया जा रहा है? आप हर चीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। यानी आप लाशों पे वोट कमाना चाहते हैं, इसलिए तो उनको वहां भेजा आपने। जबकि ईमानदारी की बात है कि दोनों का युद्ध में कोई भूमिका नहीं थी। देवर सिंपली स्पोक फेसेस ऑफ द आर्मी। लेकिन हमने पूरे देश में नेगोशिएट कैसे किया? सोफिया कुरैशी ने बम गिराया हो वहां जाके। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको अपनी महिला शक्ति को सामने रखना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपको इतनी चिंता है उन लोगों की, उनके सम्मान की, तो फिर विजय शाह आज की तारीख में मंत्री क्यों है मध्य प्रदेश में? सुप्रीम कोर्ट भी बहुत नाराज है, हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम इसको ये नहीं करेंगे, लेकिन वो तो मंत्री है आज भी। इन तमाम खबरों के बीच में विश्व दीपक, एक खबर है, हिंदू में छपी है, हिंदू की ही रिपोर्ट है वो। वही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में, यानी कि जब से भाजपा की सरकार है 2023 दिसंबर से, हजारों वन अधिकार संबंधी दस्तावेज जो है वो गायब हो गए। अकेले बस्तर जिले में लगभग 2800 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स जो दस्तावेज हैं वो गायब कर दिए गए हैं। राजनंद गांव में 50% ऐसे दस्तावेज गायब हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि मास में वहां के आदिवासियों का जो फॉरेस्ट राइट है, जो उनका ट्रेडिशनल राइट है, जो उनका कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है कागजों के हिसाब से। खत्म नहीं, मैंने क्या कहा कि मिंटू पासवान जिंदा है, आयोग कहता है हाँ। वो मर चुका है। अब वो अपने जिंदा होने के सबूत लिए घूम रहा है। वो सबको बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, और वो दिखा रहा है कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर कार्ड है, ये मेरा बैंक में ये खाता खुला था, ये मेरा पासबुक है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है। तो यही होगा। आपके वो जो जो लैंड रिकॉर्ड जो गायब हुए हैं, उनको वो तो गायब हो गए। अब आपको साबित करना है कि वो जमीन आपकी है, वो जंगल आपका है। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप चारों तरफ घूमेंगे, घूमते हुए साबित करते हुए स्ट्रगल करेंगे, कागज पत्थर निकालेंगे, जो मिलेगा घूस देंगे आप अधिकारी को, प्रशासन को, पुलिस को। उसके बाद भी नहीं होगा, उसके बाद भी मार खाएंगे। जब कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट बोलेगा कागज दिखाओ। आप कहां से कागज दिखाएंगे? कागज है ही नहीं आपके पास, आपको कागज छीन लिया गया है। और अडानी महोदय जब से छत्तीसगढ़ में उनके पैर पड़े हैं पिछले 2-3 सालों में, तब से ये हरकतें वहां पे बहुत व्यापक पैमाने पर हो रही हैं। ये बेसिकली इसका अडानी कनेक्शन है, ये वहीं से चीजें चल रही हैं, और उनके लिए बहुत मामूली बात है ये। हम आपकी जमीन छीन छीन लेगी सरकार, फिर बोलिए आप कागज दिखाओ। तुम क्या कागज दिखाओगे आप? आप कह रहे हैं मैं कि आपको आम आदमी को क्रश, आम मैं आदमी दो को चीज क्रश इसमें करना और उनके लिए शेयर मामूली करूंगा। बात।
जी जी सर। दो चीजों को और शेयर करना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं हुआ है, जब जब बस्तर इलाके में, राजनांदगांव जो है बस्तर के ढलान पे ही है, बिल्कुल। राजनांदगांव भी नक्सलाइट बेल्ट है। जब जब बस्तर में तगड़ा नक्सलाइट क्रश मूवमेंट चला है, तब तक पूरे बस्तर में जम के जंगल कटे हैं। कुछ साल पहले मेरा एक लेख था, तब नई दुनिया चलता था, उसमें लिखा था कि दादा हटे जंगल कटे, उसके आंकड़े थे पूरे। तो एक है। अब एक घटना और मैं आपको बताता हूँ। मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ, ये बिल्कुल बस्तर से सटा हुआ इंद्रावती के पार का चंद्रपुर जिले का एक गांव था। वहां के आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष किया था कि ये गांव जंगल गांव है और यहाँ पर कोई भी पट्टा देने का अधिकार हमारा है। एक्चुअल वहाँ बांस के जंगल थे और सरकार ने वहां पर कागज के कारखानों के लिए टेंडर कर दिया था बांस काटने का। गांव वालों ने संघर्ष किया था और कहा था कि ये जंगल हमारा है और इस पे टेंडर करने का, इससे आय लेने का और इस आय से गांव को विकसित करने का हक हमारा है। उसके ऊपर जब संघर्ष हुआ, जयराम रमेश उस समय एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो खुद गांव में गए थे और उन्होंने पट्टा दिया था। मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ क्योंकि उस पूरे संघर्ष पे एक किताब अनुपम मिश्रा जी के कहने पे मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट में छापी थी, बालकृष्ण बोगिल की किताब थी। तो उस घटना के बाद में पूरे रीजन में, जो इंद्रावती रीजन है, उसमें बहुत सारे ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने, ग्राम पंचायतों ने अपने हक सुरक्षित किए थे उन पट्टों के जरिए। वो उनके स्थानीय विकास का मॉडल था, समझ आया? वो अकेले वन अधिकार नहीं है, उससे होने वाली आय से सार्वजनिक रूप से कैसे विकास हो, इसका भी मॉडल था। वो पट्टों का गुमना, यानी आप सोच लीजिए कि अब एक हसदेव नहीं होगा, वहां पर 2500 हसदेव अभ्यारण्य को उजाड़ा जाएगा। और बस्तर से यदि हम इस तरफ चले जाते हैं, जहाँ सिंहदेव जी का इलाका है, सरगुजा वाला वाटरफ्रंट, वो इन दिनों इतने बड़े संकट में है। वहां पर 40-40, 50-50 हाथियों के झुंड घूम रहे हैं। जंगल खत्म है, वो गांव के गांव नष्ट कर रहे हैं, फसल के फसल नष्ट कर रहे हैं और लोग हाथियों को मार रहे हैं। वहां पर हाथियों की लगातार कैजुअल्टीज हो रही हैं, क्योंकि क्या है कि जंगल खत्म हो रहे हैं। जंगलों में ब्लास्टिंग होने के कारण वो भाग रहे हैं। हो क्या रहा है कि आपने वहां पे जंगलों में माइनिंग के ठेके दे दिए और वहां पे ब्लास्टिंग होती है, वो भागते हैं फिर। तो है ना, फिर हम जैसे दिल्ली में कुत्ते होंगे वैसे फिर वहां हाथियों के साथ करेंगे आप। सब हाथियों को मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए। सही बात है, तेंदुओं को मार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही है। हाँ ठीक है पंकज जी, काफी सारे मुद्दों पर बातचीत हो गई। थैंक यू, बात करके अच्छा लगा आपसे।